Hey everyone, welcome back to my channel. And in this lecture, we will discuss about a very famous dramatist named Christopher Marlowe. In the last audio, in the last class, we have already covered the first tragedy, Gorboduc, and then we have covered first comedy, जिसमें हमने बात करी थी राल्फ डॉयस्टर की. एंड देन हमने डिस्कस करी थी सेकंड कॉमेडी थी जो जिसका नाम था ग्रामर गर्टन नीडल. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को, और हो जाएगा अगर तो हम इसी में उनका एक फेमस वर्क भी कवर कर लेंगे अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तब. तो क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड आई थिंक 2 लेक्चर्स बनेंगे क्योंकि हमें फॉस्टिस करनी है, जो ऑफ माल्टा करना है, टम्बरलिन करना है, और 1-2 ऐसे फेमस वर्क्स हैं जो मार्लो ने लिखे हैं, उन सभी को डिस्कस करना है. तो एक क्लास में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक 2 या 3 क्लासेस लग जाएंगे मार्लो को कवर करने के लिए. सो वी विल स्टार्ट विद द बायोग्राफी ऑफ मार्लो. इनका इनका बर्थ हुआ था 1564 में एंड डेथ हुई थी 1593 में, विच मीन्स दैट ही डाइड एट द एज ऑफ आई थिंक 29. ये बैप्टाइज हुए थे ऑन 26 फरवरी 1564 में. तो कहीं ना कहीं उसके अराउंड में ही इनका बर्थ हुआ होगा, उससे 2-4 दिन पहले या बाद में नहीं, मतलब उससे 2-4 दिन पहले इनका बर्थ हुआ होगा, क्योंकि बैप्टाइज मतलब जितने भी क्रिश्चियन लोग होते हैं उन्हें बैप्टाइज किया जाता है उनके बर्थ के बाद में. और 2 मंथ बाद जो शेक्सपियर थे उनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 में, विच मीन्स कि जो मार्लो हैं ही इज़ 2 मंथ्स ओल्डर देन शेक्सपियर. दोनों के वर्क्स एक साथ ही आते हैं, एक साथ ही दोनों ने अपने वर्क्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था. अगर मैं इनकी एजुकेशन की बात करूँ तो इन्होंने अपनी मास्टर्स और अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो करी थी इन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज से कैम्ब्रिज में. एंड वहाँ पर बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स थे इनकी लाइफ टाइम पे, मार्लो की लाइफ टाइम पे ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स थे. अभी इसमें भी जैसे कि पहला र्यूमर तो ये था, ऐसे अफवाह थी कि लोग सोचते थे कि जो मार्लो है और जो शेक्सपियर है दे आर वन पर्सन, कि वो दोनों एक ही इंसान हैं. इसलिए कभी कभी तो ऐसा था कि जो मार्लो थे उन्होंने अपनी जो डेथ है उसको फेक डेथ, मतलब एक तरीके से फेक डेथ का ड्रामा किया कि उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद इन्होंने शेक्सपियर नाम के अंडर में लिखना स्टार्ट कर दिया. दूसरा र्यूमर ये था कि शेक्सपियर ने ही पहले मार्लो नाम से अपने वर्क्स पब्लिश किए और बाद में उन्होंने अपना असली नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा र्यूमर था कि दोनों एक ही बंदे हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग पर्सन हैं. अभी भी नहीं पता, क्या पता एक ही रहे हों, लेकिन दोनों के वर्क्स अलग है, दोनों की टाइम अलग है, तो ये एक र्यूमर ही है. सेकेंड र्यूमर ये था कि जो मार्लो हैं ही वॉज ए स्पाई, एक ट्रेटर, कि मतलब वो स्पाई हैं. क्यों हैं? क्योंकि उस टाइम पे वो पढ़ रहे थे जब अपनी यूनिवर्सिटी में, उसी टाइम पे इनके थोड़े से कनेक्शन भी थे जो पार्लियामेंट था या फिर जो कोर्ट था इंग्लैंड का उससे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ट्रेटर भी हैं, एक स्पाई हैं. प्लस इनको इनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर भी इनको बहुत ज़्यादा र्यूमर्स किया जाता है, र्यूमर है इनके अगेंस्ट में कि ये एक होमोसेक्सुअल थे. क्यों थे वो, इनकी वर्क्स में हमें आगे पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने वर्क्स में कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को शो किया है, तो लोगों ने सोचा कि शायद ये भी होमोसेक्सुअल थे. अब एक और इनके ऊपर र्यूमर था, ये बोला गया था, एक्यूज़ किया गया था कि ही वॉज एन एथिस्ट. एथिस्ट मतलब हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में भरोसा नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं, दे आर एथिस्ट. तो ऐसा बोला जाता था कि ये भी एथिस्ट थे. पर इनके वर्क्स को देख के लगता नहीं है कि वो एथिस्ट थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गॉड को शो करते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू सेव योर सेल्फ, सेव योर स्पिरिट, तो आपको कहीं ना कहीं गॉड का सहारा लेना पड़ेगा. जैसे डॉक्टर फॉस्टिस में है, आपने देखा लास्ट में किस तरीके डॉक्टर फॉस्टिस गॉड को याद करने लग जाते हैं. तो पता नहीं अब ये र्यूमर है या फिर सच है, वो नहीं पता किसी को भी. नाउ क्योंकि इनकी जो लाइफ है बहुत मिस्टीरियस रही थी, तो समवन स्टैब्ड हिम. अब किसने स्टैब किया किसी को नहीं पता, क्यों स्टैब किया नहीं पता, और उस स्टैब की वजह से इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 29. इनकी डेथ के बाद जब इनका टॉम्ब बनता है, जैसे कि कोई भी पर्सन मर जाता है तो उसका एक, जब कब्र बनाई जाती है तो उसके ऊपर उसका एक टॉम्ब बनता है, तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है उस पर्सन से रिलेटेड. तो इनके टॉम्ब पर डॉक्टर फॉस्टिस का जो एपिलॉग है उसकी लाइंस लिखी गई हैं, क्योंकि फॉस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेबुलस वर्क है, फेमस भी था, और उन्होंने जिस तरीके से फॉस्टिस को दिखाया है उसी का एपिलॉग इनके टॉम्ब स्टोन पर लिख दिया गया था. अब जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ट्रिब्यूट किया है मार्लो को अपने वर्क एज यू लाइक इट में. शेक्सपियर का एक वर्क है एज यू लाइक इट, जिसमें उन्होंने मार्लो के बारे में प्रेज़ किया, उनको ट्रिब्यूट किया अपना वो वर्क. अब जो क्रिस्टोफर मार्लो है इनके सिर्फ 2 वर्क्स थे, सिर्फ 2 बुक्स ऐसी थी, प्लेज ऐसे थे, विच वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज अलाइव. उनकी डेथ के बाद ही उनके सारे वर्क्स पब्लिश हुए हैं. बस 2 वर्क ऐसे थे जो उनके ज़िंदा रहते रहते पब्लिश हुए थे.
मार्लो रोट इन ब्लैंक वर्स, ये आपको याद रखना है कि जो मार्लो है ही स्टार्टेड ब्लैंक वर्स, कहीं ना कहीं उससे पहले इतना ब्लैंक वर्स यूज़ नहीं होता था या फिर चलता नहीं था, बट ही स्टार्टेड इट, ही रोट इन ब्लैंक वर्स। और इससे क्या होता है कि बोला जा, बेन जॉनसन ने तो ये बोल दिया कि जो मार्लोज माइटी लाइन है वो ब्लैंक वर्स है, मतलब कि मार्लो की जो लाइन्स है जिसमें वो लिखते हैं वो ब्लैंक वर्स है। और इससे क्या हुआ कि आगे वाले जितने भी ड्रामेटिस्ट आएंगे एलिजाबेथन एज में, एलिजाबेथन एरा में, रेनेसा में, वो कहीं ना कहीं ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करेंगे। और मार्लो ने कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्टैंडर्ड आइडिया फिक्स कर दिया था कि एटलीस्ट यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन, कि इससे तो तुम्हें ऊपर ही लिखना है क्योंकि ये तो हमने पहले ही लिख दिया है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, ये एक ग्रुप था, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आ चुका है यूनिवर्सिटी विट के बारे में, कौन है इसका पार्ट कौन नहीं है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी विट्स मेनली क्या था, ये जो टर्म थी ये कॉइन आउट करी थी जॉर्ज सेंट्सबरी ने, जो कि 19th सेंचुरी के एक राइटर हैं। और ये मेनली ये जो टर्म है यूज़ करी जाती है 16th सेंचुरी के जो फेमस राइटर्स थे उनके लिए, और ऐसे वैसे राइटर्स नहीं थे। ऑल मेनली यहाँ पे 6 और 7 हम काउंट करते हैं, जो कि जिन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इन दोनों यूनिवर्सिटी से जो पढ़े थे। अब कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले थे मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, जिन्होंने गॉर्बुटक लिखी है थॉमस सेक्विल के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में। एंड ऑक्सफोर्ड में से पढ़ के आए थे लिली, जॉन लिली, मतलब कि थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। एक 7th बंदा भी है जो है थॉमस किड, ये ना तो कैम्ब्रिज से पढ़ा था ना ही ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, तो कभी कभी हम इनको ऐड करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आया है। अगर उन्होंने किड को भी दे रखा है देन यू हैव टू मार्क किड एज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि किड भी उसका पार्ट कंसिडर करे जाएंगे। और अगर किड नहीं दे रखे हैं, अगर बोल रखा है कि कितने लोग थे, 6 है, 8 है, 5 है, तो आपको 6 लगाना है क्योंकि किड का ऑप्शन ही नहीं दिया है। इस डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये पब्लिश हुआ था 1594 में। ये एक ट्रेजेडी है और ये एक जॉइंट वर्क है मार्लो का और थॉमस नैश का, दोनों ने मिलकर इस वर्क को लिखा था। ये वर्क कहीं ना कहीं बेस है विर्जिल की जो एपिक है एनियाड से, उसके ऊपर। अब विर्जिल की एनियाड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने वर्क्स को बेस करके लिखा। उनका ये एनियाड जो है विर्जिल का बहुत फेमस था, तो लोगों ने उससे इंस्पिरेशन ली, लिखना स्टार्ट किया, किसी ने कॉपी किया, किसी ने उसी को पैराफ्रेज किया। जो ट्रेजेडी है इसे मेन स्टोरी ये है कि देयर इज़ अ क्वीन हु फॉल्स इन लव विद एनियाड। अब ये एनियाड कौन है, ये हीरो है एनियाड में, जो कि विर्जिल की एपिक थी, तो उसी हीरो को यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसी का नाम यूज़ कर लिया। तो जो क्वीन है शी फॉल्स इन लव विद दैट पर्सन, और जब वो उसे रिजेक्ट कर देता है तो वो जो क्वीन है वो सुसाइड कर लेती है। सिंपली सा ये इतना ही है। अब इसमें कुछ और आता नहीं है, इसमें बस एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि दिस प्ले वॉज परफॉर्म्ड बाय द कंपनी द चिल्ड्रन ऑफ चैपल। जैसे कि मैंने बताया था इन द लास्ट टू लास्ट वीडियो वेयर वी हैव कवर्ड कि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती थी, थिएटर्स डेवलप हो रहे थे, तो एक्टिंग कंपनीज होती थी जो चीज़ों को एक्ट करती थी, जो स्क्रिप्ट को परफॉर्म करती थी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो फिर ये जो वर्क था, ये जो ट्रेजेडी थी, दिस वॉज परफॉर्म बाय द कंपनी द चिल्ड्रन ऑफ चैपल। इसमें बॉयज़ एक्टर्स थे, वही करते थे। Now we are on the second work of Christopher Marlowe and this is one of the important work of his. इसका नाम है टैम्बोलिन। अब टैम्बोलिन पब्लिश हुआ था 1590 में, लिखा गया था कहीं ना कहीं उससे पहले के टाइम में, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसको पहले एक ही पार्ट में लिखा था मार्लो ने, बट जब उन्होंने देखा कि इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही फेमस हो गया है, देन ही थॉट कि ठीक है हमें इसका सेकेंड वर्जन भी, सेकेंड पार्ट भी लिखना चाहिए, क्योंकि फेमस तो हो ही रखा था, इसलिए उसको लिख दिया गया। यही एक ऐसा प्ले है, मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 टैम्बोलिन का, जो इनकी लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में पब्लिश हुआ था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी लाइफ में सिर्फ इन्होंने 2 वर्क पब्लिश करवाए थे, बाकी के वर्क्स इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुए हैं। तो टैम्बोलिन जो था ये, और इसका पार्ट 1 और 2 इनकी लाइफ में पब्लिश हुआ था। तो ये मेनली क्या बताता है, दिस प्ले रिकाउंट्स द स्टोरी और द प्लॉट ऑफ द ब्रूटल राइज ऑफ द पावर, कि किस तरीके से जो पावर है वो कोई भी पर्सन है वो पावर के लिए कितना ज़्यादा सैवेज हो सकता है, कितना ज़्यादा ब्रूटैलिटी को कमिट कर सकता है, जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मिस्ट्रीज़ दिखा रखी है कि किस तरीके से जो मंगोल एम्पायर है वो ख़त्म हो गया। तो ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं बेस करती है विद द लाइफ ऑफ एशियन एम्परर टिमोर, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रखी है, उनकी लाइफ पे बेस कर रखी है, और इसे कहीं ना कहीं जोड़ता है रेनेसां ह्यूमनिज्म के साथ में।
क्योंकि रेनेसां ह्यूमनिज्म क्या बोलता है कि जो ह्यूमन है दे आर काइंड ऑफ वर्दी इनफ, दे आर सो पोटेंशियल, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को इसमें दिखा रखा है कि ही इज़ सो मच पोटेंशियल कि वो इतना ज़्यादा पावर चाहता है, इतना ज़्यादा चीज़ों को स्मगल करना चाहता है कि उसके पास पावर ही पावर हो, पैसा ही पैसा, वो हर कंट्री को, हर टेरिटरी को जीत ले। This tragedy was a turning point in Elizabethan drama. Why? Because of the complex फर्स्ट थीम एंड सेकेंड इज प्लॉट। उससे पहले की अगर हम बात करें तो उसमें इतना कुछ नहीं हो रहा था, प्लॉट इतने ट्विस्टेड नहीं होते थे, पर ये जो प्ले आया, ये जो ट्रेजेडी आई, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थीम दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लॉट दिखा रखा है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रिमाइंड रखनी है कि इसमें 3-4 ऐसी अलग अलग जगहों पर चीज़ें जो हैं वो होंगी। जैसे कि एक है पर्शिया में होगी, फिर सिंथिया में होगी, फिर टर्किश लैंड में होगी, देन अफ्रीका एंड इजिप्ट। इस तरीके से अलग अलग एरियाज़ है, लैंड है, जहाँ पर ये जो ट्रेजेडी है दिस हैपन्स। तो जो पार्ट 1 है वो ओपन होता है पेर्सेपोलिस से, मतलब कि पर्शिया में स्टार्ट होता है। पर्शिया में भी एक एम्परर है, एक किंग है जिसका नाम है माइसेट्स। अब जो माइसेट्स है वो वहाँ का एम्परर है, और वो अपनी जो ट्रूप है, मतलब कि उसकी जो आर्मी है, उसको भेजता है कि तुम जाओ और सिंथियन जाओ, मतलब कि सिंथिया में जाओ, वहाँ पर एक शेफर्ड है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इस शेफर्ड का नाम है टेम्बोलिन। वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, उसे मार दो, ख़त्म कर दो उसको। अब यहाँ पर जो माइसेट्स का जो ब्रदर है कॉसरो, जो कि एम्परर का ब्रदर है, तो ब्रदर बोलने के लिए वो सिर्फ उसका भाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसे जेलस है, और वो क्रिटिसाइज़ करता है माइसेट्स को कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो खुद नहीं जाता, ये है वो है। और वो खुद चाहता है कि इसका जो ब्रदर है, मतलब कि जो माइसेट्स है, उसको यहाँ से निकाल दिया जाए, राज्य से निकाल दिया जाए, और जो किंगडम है वो खुद ले ले, मतलब कि कॉसरो ले ले। तो कहीं ना कहीं वो प्लॉटिंग कर रहा है अपने भाई के अगेंस्ट में ही। अब उसी तरफ जब उसने अपनी एक आर्मी भेज दी, अपने एक ट्रूप भेज दिया सिंथिया में, तो सिंथिया का अब सीन आ जाता है कि सिंथिया में क्या हो रहा है। तो सिंथिया में जो वो शेफर्ड जिसके बारे में बोला गया था कि जाके उसे मार दो, तो वही शेफर्ड टेम्बोलिन क्या है, वो सक्सेसफुली वो कर रहा है जेनोक्रेट को। अब वो मतलब कि वो उसे परस्यू कर रहा है, उसने उसे इम्प्रेस कर दिया है। और जेनोक्रेट कौन है? शी इज़ द डॉटर ऑफ द इजिप्टियन किंग। तो वो उसे सक्सेसफुली परस्यू करने लग जाता है, वो उसे पसंद करता है, वो भी उसे बैक टू पसंद कर रही है। अब यहाँ पर माइसेट्स के सोल्जर्स आते हैं, अटैक करते हैं, अटैक कर दिया, लेकिन जो टेम्बोलिन है ही कन्विंस देम कि तुम मुझे मत मारो, बल्कि तुम जाओ और जो तुम्हारा किंग है, मतलब कि जो माइसेट्स है, उसके ही अगेंस्ट में वर्क करो, उसके अगेंस्ट में ही लड़ो। और वो कॉसरो को भी कन्विंस कर लेता है कि तुम भी जाओ और अपने ब्रदर के अगेंस्ट में लड़ो। इससे क्या होगा कि जब तुम्हारा ब्रदर मर जाएगा तो जो किंगडम होगा, हम एक वॉर करते हैं, जो किंगडम होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कॉसरो तो था ही बेवकूफ़, क्योंकि उसे तो चाहिए था किंगडम। तो वो उसके लिए हाँ कर देता है कि ठीक है, हम इसी तरीके से इसी प्लॉट पे वर्क करेंगे। तो टेम्बोलिन प्रॉमिस तो करता है कि जो थ्रोन होगा, पर्शिया का जो थ्रोन होगा, वो कॉसरो को मिल जाएगा। लेकिन जब बैटल ख़त्म हो जाती है एंड दे वॉन द बैटल सक्सेसफुली, तो टेम्बोलिन क्या है, वो किंगशिप को खुद के लिए रख लेते हैं कि अब तो मैं ही राजा बनूंगा। और वो क्या होता है, अब जब उसने बोल दिया कि मैं राजा बनूंगा, उससे पहले वो बोल रहा था कि कॉसरो राजा बनेगा, तो कॉसरो टेम्बोलिन दोनों के बीच में एक फाइट होती है ओवर द क्राउन ऑफ पर्शिया, कि पर्शिया के क्राउन पे कौन बैठेगा। और इस फाइट में कॉसरो की डेथ हो जाती है। अब क्या हुआ कि जो पर्शिया का किंग था माइसेट्स, उसकी भी डेथ हो गई, उसका जो ब्रदर था कॉसरो, उसकी भी डेथ हो गई। देन ऑब्वियसली क्या हुआ कि जो पर्शिया का जो किंगडम है वो सिंपली से आ गया टेम्बोलिन के पास। तो टेम्बोलिन के पास पर्शिया आ चुका है। अब टेम्बोलिन को और भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो ग्रीड है वह फिर तो ख़त्म होती नहीं है। तो इसके बाद जो टेम्बोलिन है, ही सेट्स हिज आइज ऑन टर्किश एम्पायर बाजाजेत। अब बाजाजेत की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो वो सोचता है कि अब मैं इस टर्किश एम्पायर को हरा के इसकी जो किंगडम है इसको भी ले लूँगा। देन ही कैप्चर्स बाजाजेत एंड हिज वाइफ ज़बीना। इन दोनों को वो कैप्चर कर लेता है, एक केज में, एक पिंजरे में डाल देता है, क्योंकि वो डिफीटेड हो चुके हैं, क्योंकि उसने कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, पता चलता है कि टेम्बोलिन की मिलिट्री ने फिर से एक बार सक्सेसफुली दूसरी चीज़ों को जीत लिया है, तो वो सोचता है कि उसके हाथों मरने से बेटर है कि हम खुद ही मर जाएं। तो जो बाजाजेत है वो सुसाइड कर लेता है, और उसके बाद उसकी जो वाइफ है ज़बीना, जब उसको अपने हस्बैंड की बॉडी मिलती है, शी कमिट सुसाइड इन द सेम वे। अपने सर को जो केज का बार था उसमें मार मार के दोनों की डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं। इससे क्या हुआ कि जो टर्किश लैंड था, टर्क था, वो भी कहीं ना कहीं टेम्बोलिन के पास आ गया। अब टेम्बोलिन को और भी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या है, वो अफ्रीका को जीतना चाहता है। अब टेम्बोलिन ने क्या सोचा कि वो अफ्रीका को जीतेगा, और उसको जीतने के बाद उसने बोला कि ठीक,
आई एम द एम्पर ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट, कि सब कुछ मेरे ही पास है, मैं ही एम्पायर हूँ इसका। अब इतना भी उसे अच्छा नहीं लगा, इसको अभी और भी चीज़ें चाहिए। देन ही सेट्स हिज आइज टुवर्ड्स डेमिक्रिस। अब डेमिक्रिस कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ जेनोक्रेट। तो जेनोक्रेट बोलती है कि एटलीस्ट तुम मेरे फादर को तो छोड़ ही दो। तो वो चलो ठीक है, एक बार मान जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे फादर को नहीं मारूंगा, लेकिन वो क्या करता है, वो उसके गवर्नर को, मतलब कि उसके फादर के गवर्नर को बैटल के लिए बोल देता है। अब ड्यूरिंग द बैटल जो गवर्नर है डेमेस्कस का, वो क्या करता है, वर्जिन गर्ल्स का एक ग्रुप है वो भेज देता है टैम्बोलिन की आर्मी में, कि वो जाएंगी और शायद उसे प्लीज़ कर दे, उसे खुश कर दे। लेकिन इसके रिस्पॉन्स पे टैम्बोलिन क्या करता है, उसकी जो आर्मी स्लॉटर होती है, जो आर्मी होती है वो मेनली वो स्लॉटर कर दी सभी वीमेन को, हर एक वीमेन जितनी भी लड़कियां गई होती है सबको मार दिया जाता है। एंड देयर रिमेन्स डिस्प्लेड ऑन द सिटी वॉल, उनके रिमेन्स को सिटी वॉल पर टांग देते हैं, धर देते हैं। टैम्बोलिन फिर से जीत जाता है इस बैटल को, क्योंकि गर्ल्स से तो वो खुश हुआ नहीं, तो वो फिर से बैटल जीत गया। अब उसके पास इजिप्ट भी आ गया है। अब पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 1 में यही था कि वो बैटल जीत गया और टैम्बोलिन और जेनोक्रेट की शादी हो जाती है, एंड शी इज नेम्ड एम्प्रेस ऑफ पर्शिया। अब पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जिसमें टैम्बोलिन अपने बच्चों को, अपने सन्स को सिखा रहा है हाउ टू कॉन्कर। जैसे कि वो है उसी तरीके से अपने बच्चों को सिखाता है कि तुम्हें इस तरीके से अटैक करना है, उस तरीके से अटैक करना है। वो एक तरफ उन्हें सिखाता है वेल ही वॉज कॉन्टिन्यूसली डूइंग द सेम थिंग, वो अपने नेबर्स में अटैक कर रहा होता है उस टाइम पे। तो इसके 3 लड़के थे, 3 सन्स थे। आउट ऑफ 3 जो 2 सन हैं इसके, वो कहीं ना कहीं सेम मेंटालिटी को शेयर करते हैं, दैट वी हैव टू कॉन्कर ऑल द कॉन्टिनेंट, वी हैव टू कॉन्कर द लैंड्स, जैसे कि उसके फादर ने किया था। लेकिन जो 3rd सन है जिसका नाम है कैलिफस, ही डज नॉट लाइक द आइडिया कि हमें किसी चीज़ को कैप्चर करना है, अटैक करना है। तो वो ऐसे बहुत टाइम होता है कि वो अपनी मदर के साथ ही रहता था, क्योंकि उसे अपनी डेथ नहीं चाहिए, उसे अपना रिस्क नहीं चाहिए कि उसकी जान चली जाए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं टैम्बोलिन को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसका सन, मतलब कि उसका सन जिसने इतनी चीज़ों को जीत लिया है, ही डजेंट वॉन्ट टू फाइट, ही डजेंट वॉन्ट टू अटैक एनीवन। तो वो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है उसको। When he was out, टैम्बोलिन को पता चलता है दैट हिज वाइफ हैज़ फॉलन इल। वो वापस आता है, अपने घर पे वापस आता है, लेकिन जब तक वो आता है जेनोक्रेट की डेथ हो जाती है। अब इससे क्या होता है, जो टैम्बोलिन है ही बर्न डाउन द सिटी, और बोल देता है कि कोई भी उस सिटी को दोबारा से रिबिल्ड नहीं करेगा। अब इस टाइम पे जो सन है बाजाजेद का, जो मैंने बताया था, मतलब कि जो टर्किश लैंड के टाइम पे उसने एक किंग एंड क्वीन को कैप्चर कर लिया था, उन्हें केज में रखता था, तो उनके टाइम पे उसने उसके बेटे को भी कैप्चर किया था, जिसका नाम है कैलेपाइन। उसके फादर मदर तो मर ही गए थे सुसाइड करके, लेकिन जो कैलेपाइन है उनका जो सन था, और वो जेल से भाग जाता है। अब जब वो वहाँ से निकल जाता है, ही मास्टर अ ग्रुप ऑफ ट्रिब्यूटरी किंग्स, जो इकट्ठा करता है कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे किंग्स को जो चैलेंज करना चाहते हैं टैम्बरलिन के रूल को, उसको कहीं ना कहीं फाइट के लिए बोलते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है कि आर्मी, दोनों ही तरफ की आर्मीज, मतलब कि एक तरफ की जो किंग्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, दूसरी तरफ टैम्बोलिन की आर्मी, दोनों ही फाइट करती है। बैटल में टैम्बोलिन जीत जाता है फिर से, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत अच्छी है, वो खुद इतना अच्छा है लड़ाई करने में। तो वो डिस्कवर करता है कि जिस टाइम पे ये वॉर हो रहा था, हिज सन जिसका नाम था कैलिफस, वो कहीं ना कहीं अपने टेंट में ही था, वो ड्यूरिंग द बैटल अपने टेंट में ही था, निकला ही नहीं। तो इससे और गुस्सा आता है, एंड देन ही किल्स हिज ओन सन। वो जाता है अपने सन को मार देता है। अब क्या हुआ कि टैम्बरलिन और उसकी जो आर्मी है वो बेबीलोन पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये लोग भी अटैक कर रहे थे, उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो टैम्बरलिन क्या है, ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सैवेज, उसके अंदर कोई भी ह्यूमैनिटी ही नहीं बची है, वो हर तरफ जाता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब ये और भी ज़्यादा वॉयलेंट हो गया है, और भी ज़्यादा सैवेज हो गया है, रूथलेस हो गया है। बेबीलोन जाके क्या करता है, वो जाके वहाँ के गवर्नर को एसेसिनेट कर देता है, विच मीन्स कि ही डिस्ट्रॉयड, ही म्यूटिलेट्स द बॉडी। वो एक होता है मार देना, एक होता है म्यूटिलेशन करना, उसको बुरी तरीके से उसकी बॉडी को ख़राब कर देना। तो वो उसको एसेसिनेट करता है गवर्नर को, और जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन सभी को टाई कर देता है, टाई टुगेदर एंड कास्ट देम इनटू अ लेक, कि उनको बांध के फेंक दो, अपने आप ही मर जाएंगे। इस तरीके से उसकी रूथलेस दिखा रखी है। और वो इतना ज़्यादा पागल हो जाता है पावर के पीछे, दैट ही बर्न्स अ कॉपी ऑफ कुरान। वो कुरान की भी एक कॉपी को जला देता है और बोलता है कि आई एम बेटर देन एनी गॉड, मैं भगवान से भी अच्छा हूँ, मैं भगवान से भी अच्छे काम करता हूँ, भगवान से भी अच्छा मैंने कॉन्कर किया है चीज़ों को। तो वो इसके अंदर एक ह्यूबेरिस है, एक घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। जब टैम्बोलिन अपने घर वापस पहुंचता है, ही फील्स रियली इल, वो टेरिबली इल हो जाता है, एंड देन ही डिक्लेयर्स दैट हिज सन आमिरस विल बी द सक्सेसर,
कि उसके बाद एमरस सक्सेसर बनेगा और उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कि टैम्बोलिन की डेथ हो जाती है। अब उसके डेथ के बाद उसका बेटा सोचता है कि उसके जो फादर थे वो वैसे तो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फादर इतना रूथलेस था, वो किस तरीके से उस तरीके से इतनी चीज़ों को कैप्चर करेगा या फिर उन चीज़ों को एक्वायर करेगा, कॉन्कर करेगा। और यहाँ पर आके जो ट्रेजेडी है वो ख़त्म हो जाती है। वो खुद भी, उसकी डेथ हो गई, उसने अपने सन को खुद ही मार दिया। लेकिन अगर मैं इसमें मेन थीम्स की बात करूँ तो थीम्स इसमें क्या है, नेचर दिखाता, नेचर ऑफ मस्कुलिनिटी एंड मैनहुड। क्योंकि एक तरफ बोल रखा है कि जो टैम्बोलिन है, ही इज़ वेरी फ्यूरियस, ही इज़ वेरी काइंड ऑफ ब्लड लस्टी पर्सन, जिसको सिर्फ ब्लड ही ब्लड चाहिए। ब्लड, अगर उसको कोई पोजीशन मिलती है देन डजेंट मैटर वो चीज़ ठीक है या नहीं है, ही विल डू दैट। और दूसरी तरफ दिखा रखा है उसका जो सन है वो बैटल हो रही है, वो अपने टेंट में ही रहता है, नहीं निकलता है। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं। प्लस इसमें दिखा रखा है जो टैम्बोलिन है वो अपने आप को गॉड के अपोजिट में रखता है, कि जो पीपल हैं दे बिलीव इन गॉड, लेकिन वो अपने आप में बिलीव करते हैं कि नहीं, मैं तो गॉड से भी ऊपर हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है। टैम्बोलिन अपने आप को बोलता है दैट ही इज़ द स्कॉच ऑफ गॉड, विच मीन्स कि जो मतलब जो गॉड की भेजी हुई पनिशमेंट है वो, एक तरीके से ये जो टर्म है स्कॉच ऑफ गॉड, ये फर्स्ट टाइम अप्लाई होती है अटीला द हन पे। एक पर्सन था, उसके ऊपर अप्लाई होती है जो बहुत रूथलेस था। वो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो क्या कर रहा है, वो बिना सोचे समझे लोगों को मारता रहता था, बस इस तरीके से। सो ये तो यहीं पर ख़त्म होता है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द जो ऑफ माल्टा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक लंबा सा प्ले है, बट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड देन हम डॉक्टर फॉस्टिस को भी करेंगे और जितने भी बाकी के वर्क्स हैं उनको भी कवर करेंगे। इफ़ यू रियली वांट टू स्किप दीज लेक्चर्स यू कैन, येस यू कैन। अगर आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं देन इट्स गुड। आप जाइए, गूगल करिए, पढ़ लीजिए या फिर नॉवल पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहीं से पढ़िए, क्योंकि मेन होता है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर पेपर में कुछ पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड तो आपको पता हो। जैसे कि क्वेश्चन आया था इसके ऊपर 2015 में टैम्बोलिन के ऊपर, कि जो टैम्बोलिन का हीरो है वो कैसा है। तो वो एम्बिशियस एंड क्रूअल है। एम्बिशियस क्यों, क्योंकि हर चीज़ चाहिए, और क्रूअल क्यों, क्योंकि उसे वो चीज़ चाहिए। किस तरीके से, बाय व्हाट मीन्स, वो क्रूअलिटी करेगा, सैविज तरीके से, रूथलेस तरीके से उनको जीत लेगा। एक और क्वेश्चन था कि जो मार्लो का एक हीरो है हु इज़ लार्जर देन लाइफ, जिसकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो कौन है। तो वो है टैम्बोलिन, क्योंकि वो चाहता था कि वो हर चीज़ को जीत ले, पूरा कॉन्करेर बन जाए ऑफ द होल एम्पायर, होल वर्ल्ड। तो वो दिखा रखा है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।